हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लिप में मैंने आपके लिए आपकी डेस्क पर के 3-4 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। तो बायोडिग्रेडेबल जैविक अपघटनीय पदार्थ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे पदार्थ, प्रकृति में ऐसे पदार्थ जो बहुत ही आसानी से इजी वे में टूट जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारे भोजन है, भोजन के टुकड़े हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी से मतलब नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल हो गया। और जिनको नष्ट करने में बहुत अधिक समय लगता है या बहुत लंबी प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है या दूसरे कोई तरीके लगाने पड़ते हैं, वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब अजैविक अपघटनीय पदार्थ। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक आप जलाओ, कुछ भी करो, प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। कांच है ना, धातु, कोई भी धातु होती है, उसको नष्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये दोनों का अर्थ है कि बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। मतलब जो आसानी से प्रकृति में समा जाए, नष्ट हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। जैविक अपघटनीय मतलब जीवों द्वारा अपघटन जिसका हो जाता है, और जो जीवों द्वारा जिनका अपघटन नहीं होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब इनके बीच में कई बार आपके एग्जाम में अंतर पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ अंतर इनके लिखे हैं। जैसे डिफरेंसेस मैंने लिखा हुआ है, जैसे पहले बायोडिग्रेडेबल, दे आर सेफ फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये आसानी से नष्ट हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। दूसरा जो इसका डिफरेंस है वो है बायोडिग्रेडेबल, दीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, मतलब ये जो जैविक अपघटनीय होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ये ब्रोकन डाउन, तोड़े जा सकते हैं, सिंपल सब्सटेंस यानी कि सरलता से तोड़े जा सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, मतलब ये कैन नॉट बी ब्रोकन, ये नहीं तोड़े जा सकते क्योंकि ये कठोर होते हैं, ये नष्ट ही नहीं होते हैं, तो ये नहीं तोड़े जा सकते। इसके बाद तीसरा जो अंतर है कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये कैन बी इजीली डिस्पोज्ड, मतलब इनको आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद चौथा जो इनका डिफरेंस है वो है नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब ये जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये सब प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, संश्लेषित, बनाया हुआ, यानी कि किसी दूसरी चीज़ों से तैयार किए हुए, है ना, जिनमें अन्य दूसरी चीज़ों का भी मिश्रण होता है, उससे बनाया हुआ होता है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से सिंथेटिक प्रोसेस से बनाए जाते हैं, मतलब दूसरों से निर्मित किए जाते हैं, तो ये नेचुरल नहीं होते, इनको हम नेचुरल नहीं बोल सकते, इनको हम कृत्रिम बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जैविक अपघटनीय और अजैविक अपघटनीय के 4 अंतर मैंने यहाँ पे करवाए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने एक क्वेश्चन लिया था आपके डेस्क वर्क का, जो है वो है कि व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर को देखो, मतलब इसमें ये पूछा गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करते हैं, यानी कि उसके साथ उसकी क्रिया होती है, तो क्या होता है। तो लाइम वाटर का मतलब क्या है, साधारण शब्दों में लाइम वाटर नींबू रस हो गया, लेकिन इसको अगर आपके साइंस की भाषा में बोला जाए तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से मिलेगी। तो देखो मैंने नीचे लिखा है कि लाइम वाटर इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लाइम वाटर जो केमिकल उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH2। ठीक है, अब इसमें मैंने नीचे आंसर दिया है कि वैन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वैन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 गैस को हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, फॉर्म्स मतलब बनेगा, यानी कि जब CO2 और CaO, ये यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, एंड कॉजेज द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। और यही कारण है कि लाइम वाटर जो है वो हमें कैसा दिखाई देता है, मिल्की, दूधिया रंग का दिखाई देने लग जाता है। तो कहने का मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से जोड़ते हैं या उसके साथ उसको पास करवाते हैं तो हमारे सामने एक नया प्रोडक्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसके कारण ही वो जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की कलर का यानी कि दूधिया रंग का हमें
दिखने लग जाता है। अब इसकी यहाँ पे नीचे इसकी इक्वेशन भी दी हुई है। CO2 क्या हो गया, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और CaOH2 ये क्या हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। यही तो पूछा है कि CO2 को जब हम लाइम वाटर से पास थ्रू करेंगे तो क्या होगा, तो CO2 + CaOH2 ये हो गया। आगे इसकी जो इक्वेशन बनी वो हो गया CaCO3। अब CaCO3 क्या होता है, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऊपर लिखा हुआ है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3 + H2O यानी कि जल। H2O तो हमारा वाटर है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जल भी मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों मिलके, लाइम वाटर और CO2 दोनों मिलकर के CaCO3 को बनाते हैं, और CaCO3 के कारण ही हमारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की रंग का, दूधिया रंग का दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या होगा जब जिंक जो धातु है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। तो जिंक धातु प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन दोनों की प्रोसेस हमें बतानी है। तो क्या होगा कि जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट, मतलब जब जिंक जो है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन के आएगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनेगा जिसका फॉर्मूला है Na2ZNO2। ठीक है। तो जिंक को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला है Na2ZNO2। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जिंक का सूत्र हो गया Zn और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया NaOH, तो 2NaOH, ठीक है, इक्वल टू हो गया 2Na2ZNO2। ये क्या हो गया, ये सोडियम जिंकेट हो गया प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बन गई। तो पहला जो था कि लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, और दूसरा क्या है कि जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रोसेस में लिया जाएगा, क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है। अब दो प्रोसेस पूछी गई थी, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना। दो प्रोसेस होती हैं, एक ऑक्सीजन ग्रहण करना, एक ऑक्सीजन को की कमी होना, मतलब एक तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना और एक ऑक्सीजन का कम होना। तो जब कोई प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है ना, उसको बढ़ाया जाता है, तो वो तो हो गया ऑक्सीडेशन, और जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। और जब जहाँ ऑक्सीजन के अणुओं की कमी होती है वहाँ हो जाता है रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन की मैंने लिखी है यहाँ पे जो डेफिनेशन है, ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, मतलब एक ऐसा तत्व जो गेन ऑक्सीजन ग्रहण करता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब कोई भी सब्सटेंस मतलब तत्व, जब कोई भी तत्व किसी ऑक्सीजन को के अणु को ग्रहण करता है, गेन करता है, तो वो जो प्रोसेसन है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन आयरन रस्ट, कि जब लोहे पर जंग लगती है, रस्ट मतलब जंग लगना, जब लोहे पर जंग लगती है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसकी फॉर्म में आ जाता है, आयरन ऑक्साइड, जो कि अपने आप में जंग है, यानी कि जंग का जो फॉर्मूला होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे उसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और आयरन ऑक्साइड नामक जो पदार्थ है, प्रोडक्ट है, वो बना दिया है। तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इसने यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु को ग्रहण किया है। ठीक है। हिंदी में मैंने लिखा है कि लोहे पर जब जंग लगती है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड, देखो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था आयरन, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ऑक्सीजन का अणु ग्रहण किया ना, अब ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब दूसरा, इसमें अगर हम बात करें इसकी, देखो नीचे मैंने इसका एक इक्वेशन भी लिखा है कि 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3। ये आपको याद ही करनी है, इनमें समझने वाला कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल है और ये आपको याद ही करने। Fe लोहे का सूत्र होता है, O2 ऑक्सीजन का सूत्र होता है। ठीक है। और ये 4 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो ये तो क्या है, ये तो समीकरण को संतुलित करने के लिए, ये संतुलित करना मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगी क्लास में, तो संतुलित करने के लिए ये सब लगाया जाता है। ठीक है। दूसरी हमारी प्रोसेस है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन के अणु की कमी होना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, एक सब्सटेंस यानी कि एक तत्व जब ऑक्सीजन लूज करता है, कम करता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसेस के दौरान, तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, कि जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है
इट लूजेज ऑक्सीजन टू बिकम कॉपर। तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण किस में बदल जाता है, कॉपर में बदल जाता है। देखो वहाँ पे आयरन ऑक्साइड बना था, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी थी, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल गया है, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई। आ रही है समझ में बात। तो ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का कम होना रिडक्शन कहलाता है। अब इसका देखो नीचे मैंने उदाहरण दिया है कि CuO + H2 बराबर Cu + H2। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर कॉपर में चेंज हो गया है, केवल कॉपर में ऑक्साइड खत्म हो गया है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। और ऊपर क्या था, जो आयरन था वो ऑक्सीजन के साथ मिलके आयरन ऑक्साइड बना रहा था, ठीक है, तो वहाँ ऑक्सीजन बढ़ गई थी। तो ये कुछ मैंने आपके जो डेस्क वर्क है उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए थे। ये क्वेश्चन अब आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कल मैं आपको बताती हूँ। इनको समझ लेना और इनको नोट भी कर लिया करो, ठीक है। ओके।